पार्ट 2 सर, स्टार्ट करें इलस्ट्रेशन नंबर 9 से। इलस्ट्रेशन नंबर 9, ओके सर जी। इलस्ट्रेशन नंबर 9 क्या बोलता है? एक्स लिमिटेड के बारे में बोलता है। एक्स लिमिटेड कंट्रीब्यूट करती है 20% ऑफ बेसिक सैलरी टू द अकाउंट ऑफ ईच एम्प्लॉय अंडर अ पेंशन स्कीम रिफर्ड इन सेक्शन 80 सीसीडी। अब सर 80 सीसीडी ये सब कुछ मैंने पढ़ाया है डिडक्शंस के चैप्टर नंबर 7 में, और उसकी क्लास इस क्लास के पहले ही अपलोड हो चुकी है। DNR allowance is 40% of the basic salary and it form part of the pay of the employee. DA 40% ऑफ बेसिक सैलरी है, लेकिन इन टर्म्स फॉर्म पार्ट ऑफ द पे, मतलब डीए इन टर्म्स है, दैट इज डीए का अमाउंट है वो रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए कंसीडर किया जाएगा। ठीक है सर जी। यहां पे बोल क्या रहा है? कंप्यूट द अमाउंट ऑफ डिडक्शन अलाउबल अंडर सेक्शन 36(1) सबसेक्शन 4A if the basic salary of the employee aggregate of rupees 10 lakh would 10 lakh would disallowance under section 40A(9) be attracted? If so, to what extent? मतलब क्या है, पहले क्वेश्चन समझो। देखो क्या होता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कुछ भी देता है ना। देखो एम्प्लॉयर जो है वो आपको पता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए बहुत कुछ चीजें देता है भाई, उसको सैलरी के साथ साथ और भी अदर परक्यूजिट्स वगैरह भी देती है, पता ही आपको। लीव ट्रैवल कंपल्सरी डे ट्रैवलिंग अलाउंस दे दिया, बहुत से अलाउंसेस देता है, कुछ गिफ्ट वगैरह भी दे दिए, कुछ भी दिया। बट क्या है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को जो भी देता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बनाता है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो टू स्टाफ एक्सपेंसेस कह लीजिए या टू सैलरी कह दीजिए, उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज करता है ना, करता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज करता है, इससे इसका प्रॉफिट क्या होता है, कम होता है। मान लीजिए यहाँ 20 लाख रुपए इसने चार्ज कर दिया, तो इसका जो प्रॉफिट आएगा, नेट प्रॉफिट, जिसपे इनकम टैक्स को टैक्स मिलता है, वो नेट प्रॉफिट कम आ जाएगा ना। नेट प्रॉफिट तो 20 लाख से कम हो रहा है ना, अगर इसने एक खर्चा दिखा दिया। इसी तरीके से यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के लिए पेंशन का खर्चा कर रहा है, तो कितना भी करेगा क्या, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आके कहते हैं भाई एम्प्लॉयर तुम अपने एम्प्लॉय को जो दो, तुम्हारी इच्छा, तुम्हारी खुशी से, मन करे अपनी पूरी प्रॉपर्टी दे दो, अपनी किडनी निकाल के दे दो, जो मन में आए वो दो उसको, उससे हमें मतलब नहीं है। बट इनकम टैक्स एक्ट के लिए हम खर्चे को एक रिजनेबल बेसिस पे अलाउ करेंगे। रिजनेबली देखेंगे कि भाई ये खर्चा एक्चुअल में कितना हो सकता है, एक रिजनेबल बेसिस देखेंगे, रिजनेबल बेसिस, इतना खर्चा रिजनेबल है कि नहीं है उस बेसिस पे देखेंगे। आप जबरदस्ती प्यून को 10 लाख रुपए दे रहे हो, भाई साहब आप क्या कर रहे हो, रिजनेबल है कि नहीं ये देखेंगे। हो सकता है ना कि आप आज सैलरी दे रहे हो, कल उससे कैश में वापस ले लेते हो, कुछ भी चीजें हो सकती हैं। इसी तरीके से एक पेंशन के ऊपर उन्होंने एक रूल बनाया और ये बोला कि देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक्स लिमिटेड जो इसका एम्प्लॉयर है वो 20% ऑफ बेसिक सैलरी, आजा भाई, 20% ऑफ बेसिक सैलरी टू द अकाउंट ऑफ ईच एम्प्लॉय दे रहा है। एक सेकेंड, ये फिर पीडीएफ अटक गया, क्लियर हो गया। ठीक है, ईच एम्प्लॉय अंडर अ पेंशन स्कीम, तो सर 20% गुड़े कितने का, 10 लाख रुपए का। देखो 20% 10 लाख रुपए का, दैट इज आपको कितना रुपए, 2 लाख रुपए का ये पेंशन दे रहा है, 2 लाख रुपए की पेंशन दे रहा है। तो भाई 2 लाख रुपए की पेंशन अगर एम्प्लॉयर दे रहा है एम्प्लॉय को, तो क्या पूरा का पूरा 2 लाख रुपए पीएल में चार्ज कर दें? इसके ऊपर एक रूल बना, और वो रूल किसका है, एज पर सेक्शन 36(1)(4)A सबसेक्शन 4A। इसने बोला कि देखो आप एम्प्लॉयर हो, आप एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को जो मन में आए वो दो, लेकिन खर्चा कितना रिजनेबल है वो हम बताएंगे और उतना ही अलाउड करेंगे। आपने 2 लाख रुपए दिए हैं ना पेंशन फंड के लिए, 2 लाख रुपए दिए हैं ना 80 सीसीडी के अंदर, 80 सीसीडी के अंदर पेंशन के लिए आपने 2 लाख रुपए दिए हैं, ओके आपकी मर्जी। बट हम बता रहे हैं कि रिजनेबल कितना खर्चा है, कितना खर्चा इनकम टैक्स में एज अ एक्सपेंस हम अलाउड करेंगे। तो बोलते हैं अगर कोई एम्प्लॉयर है जो अपने एम्प्लॉय को कुछ पैसा देता है एन अ पेंशन फंड, तो पेंशन के लिए 10% एक्सपेंस को हम अलाउड करते हैं, 10% एक्सपेंस को हम अलाउड करते हैं। अब से ये 10% किसका, 10% ऑफ सैलरी का, 10% किसका, तो सर 10% ऑफ सैलरी। लेकिन सर सैलरी की मीनिंग क्या लें, सैलरी का मतलब क्या लें, तो पता है सैलरी का मतलब इन्होंने बताया है कि 10% ऑफ बेसिक पे प्लस डीए इन टर्म्स, बेसिक पे प्लस डीए इन टर्म्स, बेसिक पे जो मिलता है प्लस डीए इन टर्म्स उसका 10% ही आपको अलाउड होता है। तो अगर आप अपने करंट क्वेश्चन में देखिए तो बेसिक पे आपका 10 लाख रुपए है, हाँ सर बेसिक पे तो आपका 10 लाख रुपए है,
और डियरनेस अलावेंस कितनी है। तो बेसिक पे का देखो, मेरे पास भी बुक है, आप भी बुक ओपन करके रखे रहो बेटा। बेसिक पे का 40%, डियरनेस अलावेंस 40% है। देखो यहाँ पे लिखा डियरनेस डियरनेस अलावेंस इज 40% ऑफ द बेसिक सैलरी एंड फॉर्म पार्ट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। तो सर ये इन टर्म्स है 40% ऑफ बेसिक सैलरी, तो 10 लाख रुपए का 40% है। टोटल अगर आप कैलकुलेट करते हो तो सर यहाँ पे आएगा 14 लाख रुपए। तो 14 लाख का 10% कितना होता है, 1,40,000 रुपए ही पेंशन में आप दे सकते हो। 1,40,000 रुपए के ऊपर का खर्चा अगर आपने किया भी है तो, ऐसा नहीं आपने खर्चा किया हम आपके हाथ आगे काट देंगे, ओए ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर आपने एक्सपेंस किया भी है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से अलाउड नहीं होगा, 1,40,000 रुपए तक का ही खर्चा अलाउड किया जाएगा। इज इट क्लियर विथ यू? हाँ सर, यहां तक की बात तुमको समझ में आ गई, तो बस इसी बात को किया गया है। अब बताओ, इन्होंने खर्चा किया 2 लाख रुपए, अलाउ कर रहे हैं 1,40,000 रुपए, तो डिस अलाउ कितना करेंगे? डिस अलाउ कितना करेंगे सर? 1,40 अलाउ किया तो इट मींस सर 60,000 मैंने डिस अलाउ कर दिया। भाई क्वेश्चन ही यही था, क्वेश्चन ही यही था, इतना आसान। बट गलतियां कहां होती है बताएं? कुछ बच्चे क्या करेंगे, टेस्ट पेपर में मैंने देखा है, अलाउड वाला पोर्शन लिख देंगे, डिस अलाउड वाला पोर्शन भूल जाएंगे। डिस अलाउड वाला पोर्शन लिखेंगे ही नहीं, वहां पे उनके मार्क्स कट जाते हैं। और कुछ क्या करते हैं ना, ये नालायक होते हैं, 20% ऑफ ये 10 लाख तो देख लेंगे, बट 40% उसका कैलकुलेशन नहीं करते। जैसे उन्होंने, जैसे सुनो 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 बता रहे हैं, कुछ नालायक क्या करते हैं, गलती नंबर 1 डिसअलाउड पार्ट नहीं लिखते, गलती नंबर 2 वो कहते हैं 10% ऑफ सैलरी, तो 10 ये 20% है, तो डिसअलाउ कितना होगा 10%। तो वो कहते हैं कि देखो 10 लाख का, कहां गया, 10 लाख का 20% दिया है, 10 लाख का 10% अलाउड होता है, वो सीधे लिख देते हैं 10% डिस अलाउड दैट इज 1 लाख रुपीज डिस अलाउड। भाई ऐसे नहीं करना है, एज अ परसेंटेज डिस अलाउड मत कर देना। ये मतलब कुछ नालायक बच्चे क्या करते हैं, वो देखते हैं ना 10% ऑफ सैलरी अलाउड है, तो वो सोचते हैं कि डिस अलाउड 10% ऑफ सैलरी हो जाएगा। अरे ऐसे मत करना, सैलरी का मीनिंग भी दिया है, पूरा इस तरीके से कैलकुलेट करके करना कि 2 लाख रुपए का उसने खर्चा किया, 1,40 अलाउड है, तो 60,000 ही डिस अलाउड होगा। और दिखाते हैं क्या लिखा है, देखो, कंप्यूटेशन ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 36(1) सबसेक्शन 4A एंड डिसअलाउड अंडर सेक्शन 40A(9). बेसिक सैलरी 10 लाख रुपए की थी, तो डियरनेस अलावेंस 40% ऑफ बेसिक पे आपको मिलेगा। डियरनेस अलावेंस 40% ऑफ बेसिक सैलरी आपको मिलेगा। बेसिक सैलरी डीए फॉर्म पार्ट ऑफ पे दैट इज 4 लाख रुपए, 10 लाख का 40%, ठीक। तो सैलरी फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन, ओह भाई, सैलरी फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन 36(1) 4A, आपका बेसिक सैलरी प्लस डीए दैट इज 14 लाख रुपए। तो बेसिक सैलरी प्लस डीए का 10% ही आपको डिडक्शन अंडर सेक्शन पेंशन के लिए मिल सकता है। तो एक्चुअल कंट्रीब्यूशन आपका कितना है, 2 लाख रुपए, बेसिक सैलरी का 20%, बट लेस परमिसिबल डिडक्शन अंडर सेक्शन 36(1) 4A फॉर 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलावेंस 10% ऑफ 14 लाख दैट इज 1,40,000। तो 1,40,000 अलाउड है, 2 लाख दिए हो तो 60,000 रुपीज क्या हो गया, एक्सेस कॉन्ट्रीब्यूशन डिस अलाउड कर दिया गया अंडर सेक्शन 40A(9). एक्सेस कॉन्ट्रीब्यूशन डिस अलाउड कर दिया गया अंडर सेक्शन 40A(9). इसके अलावा कुछ भी इस क्वेश्चन में नहीं था बेटा, इसके अलावा कुछ भी इस क्वेश्चन में नहीं था। बहुत ही आसान सा, मामूली सा, छोटा सा, नन्हा मुन्ना सा क्वेश्चन था। इलेस्ट्रेशन 11 हम टीडीएस के साथ पढ़ेंगे, इसके जस्ट बाद आपको टीडीएस की क्लासेस मिल जाएंगी, उसमें हम पढ़ेंगे। उसके बाद इलस्ट्रेशन 10, 11 दोनों हम टीडीएस के साथ करेंगे। अब आते हैं सर एक नया इलस्ट्रेशन देखते हैं। अच्छा ये भी है कंसेप्ट। इलस्ट्रेशन नंबर 12, 12 क्या कहता है, आओ पढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 12 कहता है अ फर्म हैज पेड 7.5 लाख एज अ रेम्युनरेशन टू इट्स पार्टनर। ओके सर, for the previous year 22 days in accordance with its partnership deed and he took a profit of 10 lakh, what is the remuneration allowed as deduction? सर सीधी सी बात है, ये पार्टनरशिप फॉर्म को रिलेटेड एक क्वेश्चन किया गया है, जिसमें बोले हैं कि 7.5 लाख रुपए हम रेमुनरेशन पे कर रहे हैं, किसको, पार्टनर्स को, और पार्टनरशिप डीड हैज टू का बुक प्रॉफिट ऑफ 10 लाख। तो आपको बताना है कि रेमुनरेशन अलाउड है या नहीं है एज अ डिडक्शन। देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट सीबीडीटी कह लो या आपका टैक्स डिपार्टमेंट, पार्टनरशिप फॉर्म में जो खर्चा हो रहा होता है ना, पार्टनरशिप फॉर्म को 30% का टैक्स स्लैब रेट लगता है। तो पार्टनरशिप फॉर्म में जो पार्टनर्स को रेमुनरेशन मिलता है, उसकी कैलकुलेशन पार्टनरशिप फॉर्म फिर खुद बताता है। अगेन मैंने क्या बताया, अभी अभी जो मैंने क्वेश्चन करवाया था उसमें पेंशन के खर्चे को बोला था ना कि रीजनेबलनेस देखते हैं। तो भाई पार्टनर्स अपनी फॉर्म को तो खाली कर देंगे। एक पार्टनर आएगा, कहेगा कि हमको 10 लाख रुपए चाहिए, दूसरा कहेगा हमको 20 लाख चाहिए, तीसरा सोचेगा हमको पैसा तो नहीं चाहिए, बाकी दोनों पार्टनर फॉर्म से इतना पैसा निकालना है, हमें भी 20 लाख रुपए चाहिए। इस तरीके से क्या होगा यार, फॉर्म ही खाली हो जाएगी, फॉर्म के पास पैसा ही नहीं रहेगा,
फर्म के पास पैसा ही नहीं रहेगा तो बिजनेस कैसे करेगी फर्म? तो अल्टीमेट लॉस तो रेवेन्यू का ही होगा ना, बिजनेस ही बिगड़ जाएगा। इसलिए डिपार्टमेंट ने कुछ रूल निकाला कि भैया रीजनेबल है कितना रेमुनरेशन कोई पार्टनरशिप फर्म से ले। रेमुनरेशन बोले तो सैलरी, बोनस, कमीशन वगैरह, ठीक है। इसके बारे में कुछ रेमुनरेशन बताया, तो आप रेमुनरेशन टॉपिक को समझेंगे कि क्या होता है। दूसरी बात, आप एक बुक प्रॉफिट क्या होता है ये समझेंगे, और रेमुनरेशन कितना अलाउ होता है, क्या होता है, कितना अलाउ होता है बुक प्रॉफिट की बेसिस पे, इन तीन टर्म्स को समझते हैं। तो इसके ऊपर पूरा जो आपका एक कंसेप्ट है ना कि बुक प्रॉफिट होगा, कितना रेमुनरेशन अलाउड होगा, उसके बारे में अब आप आइए इस स्लाइड में पढ़िए। सीधे बोला कि भाई जो पार्टनरशिप फर्म है वो अपने पार्टनर को रेमुनरेशन दे रही है साहब, रेमुनरेशन दे रही है। पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को रेमुनरेशन दे रही है, तो कितना खर्चा थर्ड पीजीबीपी में, कितना खर्चा पार्टनरशिप फर्म का खर्चा अलाउ होगा। मतलब सर देखो, क्या पार्टनरशिप फर्म के खर्चे पे इनकम टैक्स एक्ट ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई है? यस, यस सर लगाई है। एक बात सोचो ना यार, ये ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं। अभी छोटी सी बात हम एक बेसिक से आपको स्टार्ट करते हैं। तीन पार्टनर है, ए ने बोला कि हमको इस साल पार्टनरशिप फर्म से 5 लाख रुपए विड्रॉल करना चाहते हैं, 5 लाख रुपए का रेमुनरेशन लेना चाहते हैं। बी कहेगा भाई वो 5 लाख ले रहा है, हम भी 5 लाख लेना चाहते हैं। सी कहेगा मेरी बेटी की शादी, हम तो 10 लाख लेना चाहते हैं। या फर्म ही खाली कर देंगे ये लोग तो इस तरीके से। या तो फिर आप दूसरा प्रैक्टिकल इशू समझिए, टेक्स्ट की प्लानिंग हो सकती है। अब कैसे, देखो आपका टाइम बचाने के लिए हम पहले से टेक्स्ट को लिख दिए हैं, पहले से मैंने टेक्स्ट लिखा है, यहां वाली शीट से आप कॉपी करेंगे, मेरे साथ कोई नहीं लिखेगा, सिर्फ कैलकुलेटर और क्वेश्चन पॉइंट्स। बाकी बातें इस तरीके से समझते हैं, आओ देखिए सर, जब भी कोई बिजनेस लगा, बिजनेस का P&L अकाउंट बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यस सर, P&L में आप डालोगे कि मेरे रेंट का खर्चा ये था, मेरे इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा ये था, मेरे ट्रेवलिंग का खर्चा ये था, मेरे इंटरेस्ट का खर्चा ये था, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। मेरे रेमुनरेशन का खर्चा डालेगी कौन? कौन? जनरली तो भाई सैलरी भी पड़ती है, लेकिन ये रेमुनरेशन किसके लिए मैंने डाला है? पार्टनर्स के लिए। जो पैसा पार्टनर्स को मिलता है, जो पैसा पार्टनर्स को मिलता है उसको मैंने बोला रेमुनरेशन। क्लियर? और इस रेमुनरेशन में पता है तीन ही अमाउंट आते भी है, पार्ट छोड़ो, रेमुनरेशन में जो भी अमाउंट आते हैं भी आपको बता रहे हैं। सर ये रेमुनरेशन डाल देगी पार्टनरशिप फर्म। अब इसी अमाउंट पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है, इसी अमाउंट पे क्या की गई है? रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है। क्यों? अज्यूम करिए साहब कि ऐसे ही बिजनेस करते 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 इनका यहाँ पे आ गया 30 लाख रुपीज का प्रॉफिट, 30 लाख रुपए का इनका प्रॉफिट दिखने लगा। अब ये लोग परेशान है कि भाई 30 लाख रुपए का प्रॉफिट मुझे कम करना चाहते हैं। ये एट द ईयर एंड फर्म ट्राई टू डिक्रीज इट्स प्रॉफिट, वो प्रॉफिट कम करना चाहते हैं। क्या दिखाएगी? कि पार्टनर को सैलरी ज्यादा दिखा दो, दिखा दो भाई कि पार्टनर ने मेरे सैलरी ज्यादा पाई है, दिखा दो पार्टनर को कोई कमीशन, दिखा दो पार्टनर को कोई बोनस, जिससे मेरी प्रॉफिट कम हो जाए और टैक्सेस 30% का टैक्स न देना पड़े। सर बट इससे बेनिफिट क्या होगा? अरे भाई ये पार्टनर के ओन हैंड्स में जब जाएगा तो वहां पे तो स्लैब रेट वगैरह कुछ भी उसको मिल सकता है, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म का शेयर, जो पार्टनर को शेयर मिलता है वो ना टैक्स फ्री है, मतलब एग्जेम्प्ट हो जाता है पार्टनर्स के हाथों में, बाकी अदर कोई अमाउंट तो नहीं होता एग्जेम्प्ट। दूसरी बात, जितना अमाउंट यहाँ अलाउड हो जाता है उतना पार्टनर के हाथ में तो टैक्सेबल ही होता है। एक बात और समझो, अगर यहाँ पे 30 लाख रुपीज मान लो प्रॉफिट आता है और उसका 30 लाख का 30% इनको टैक्स देना पड़ता है, मैं अजम्पशन के लिए अमाउंट लिख रहा हूं, तो सर यहाँ पे 9 लाख रुपए इनका टैक्स आ जाएगा। अब इसके ऊपर तो एडवांस टैक्स की भी लाइबिलिटी आ गई कि इनको एडवांस टैक्स की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वो 15% या 12% वाली, उसके बाद 45% वाली, 75% वाली, 100% वाली भरनी थी। तो इंस्टॉलमेंट अगर पे नहीं हुई है तो सर इंटरेस्ट, सब सारी टेंशन आ गई। तो क्या हुआ, इन्होंने सोचा भाई रेमुनरेशन को कम करो, बात खत्म, रेमुनरेशन को बढ़ा के प्रॉफिट को कम करो, बात खत्म, अपने मस्त मौज करेंगे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है भाई अभी हम जिंदा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि देखो अब मेरे पास आओ कि तुम्हारे खर्चे कौन से अलाउ होंगे। अब मेरे पास आओ, जैसे कि भाई रेंट का तो आपका रेंट एग्रीमेंट से पता चलता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल आपको इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के थ्रू मिलता है, ट्रेवलिंग में कन्वेंसेस के बिल होते हैं भाई साहब, इंटरेस्ट बैंक के थ्रू पता चल जाता है। रेमुनरेशन के लिए जरा मेरे पास आओ, पार्टनरशिप फॉर्म होना, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। तुरंत सीबीडीटी ने बुला लिया। सीबीडीटी कौन? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। उसने तुरंत बुलाया, इधर आओ भाई तुम्हारे पार्टनरशिप के कुछ एक्सपेंसेस हुए हैं ना, आपके पार्टनरशिप के कुछ एक्सपेंसेस हैं। आप बोलोगे हाँ सर मेरे ना पार्टनरशिप के एक्सपेंसेस हैं और पार्टनर को बहुत रेमुनरेशन देना है। वो कहेगा नहीं नहीं बैठो बैठो अभी बता रहे हैं तुमको। पहली बात तो तुम अपने पार्टनरशिप एक्ट में झांक के देखो,
आपका पार्टनरशिप एक्ट जिन खर्चों के लिए कहता है उन्हीं खर्चों को हम अलाउ करेंगे, अदर किसी एक्सपेंसेस को हम अलाउ नहीं करेंगे। एज लाइक पार्टनरशिप एक्ट खुद ने कहा कि इंटरेस्ट, जो भी किसी पार्टनर को इंटरेस्ट मिलेगा वो पहली बात तो फिक्स कैपिटल पे जाता है और वो भी अप टू 12% मिलेगा। अज्यूम करिए कि आपने जो अपना पीएनडल बनाया है उसमें पार्टनर को जो इंटरेस्ट दिया है 15% रेट से, तो पहली रिस्ट्रिक्शन तो भैया पार्टनरशिप एक्ट ही डाल देगा कि भैया 12% से ज्यादा तो इंटरेस्ट अलाउड ही नहीं है। पार्टनरशिप एक्ट मानेगा एक और कहेगा भैया 12% से ऊपर तो मानेंगे नहीं, आपको 12% ही देना है। पहले तो आप पार्टनरशिप के खर्चे के लिए पहले पार्टनरशिप एक्ट के पास आइए, पहले अपने खुद के घर में झांक के देखो अलाउ कितना है। तो आपको सीबीडीटी क्या बोला, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आता है, कहता है इधर आओ, पार्टनरशिप हो ना, जरा खर्चा देखो, क्या पार्टनरशिप एक्ट में आपको कोई खर्चा अलाउड है? तो आपने कहा हाँ साहब देखिए देखिए अलाउड है, 12% का ही खर्चा हमको अलाउड है फिक्स्ड कैपिटल पे इन, और अगर वो भी ऑथराइज्ड बाय डीड हो, डीड से ऑथराइज्ड होना चाहिए, ठीक है। तो आप पहले देखेंगे पार्टनरशिप एक्ट में क्या लिखा है, उसकी लिमिट के अंदर एक्सपेंसेस हुए हैं या नहीं हुए। उसके बाद अब आप आएंगे इनकम टैक्स एक्ट की बात को समझिए कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 किस चीज के बारे में बात करता है। देखिए रेमुनरेशन जो भी होगा ना, रेमुनरेशन जो भी पार्टनर्स को दिया जाएगा, हाँ जो भी रेमुनरेशन होंगे शुड बी ऑथराइज्ड बाय डीड होंगे। मतलब आपकी पार्टनरशिप डीड में लिखा होना चाहिए कि भाई हमारे इस पार्टनर को इतने रुपए पर मंथ या पर एनम दिया जाएगा, तो रेमुनरेशन भी ऑथराइज्ड बाय डीड होना चाहिए। सर रेमुनरेशन के ऊपर हम अगर इतनी ही बात पढ़ रहे हैं तो रेमुनरेशन का मतलब क्या होता है? क्या इंटरेस्ट जो हमको मिल रहा है वो भी रेमुनरेशन है? पार्टनर को कुछ भी मिल रहा है क्या वो रेमुनरेशन है? तो नहीं। रेमुनरेशन इन्होंने बताया कि रेमुनरेशन का मतलब होता है पार्टनर को अगर कोई सैलरी दी जा रही है, पार्टनर को अगर कोई भी सैलरी दी जा रही है या कोई बोनस दिया जा रहा है पार्टनर को, या तो फिर पार्टनर को अगर कोई कमीशन का पेमेंट हो रहा है, दैट्स मीन पार्टनर को क्या दिया जा रहा है? रेमुनरेशन दिया जा रहा है। सिर्फ इन्हीं तीन चीजों को बोला गया, पार्टनर को अगर कोई सैलरी दे रहे हैं, बोनस दे रहे हैं और कमीशन दे रहे हैं, दैट मीन्स इट्स रेमुनरेशन टू पार्टनर। उसको इंटरेस्ट में इंक्लूड मत करिएगा, रेमुनरेशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात नहीं की जाती है। यहां तक क्लियर है? यस सर। लेकिन सर मेरे फर्म में ना 5 पार्टनर है, जिस फर्म में एक मैं हूं जो दिन भर रात भर पार्टनरशिप फर्म में सोता रहता हूँ, कुछ नहीं करता हूँ, मेरा एक पार्टनर है दिन भर गधों की तरह काम करता है, दूसरा वाला पार्टनर केवल ट्रैवलिंग में घूमता रहता है, तीसरा वाला पार्टनर तो पार्टनर ही जो बना उसी को नहीं पता है। इस तरीके से हम लोग पार्टनर हैं। क्या सारे पार्टनर 20-20 हजार 25,000 रुपए पर मंथ की सैलरी उठाएंगे? पार्ट तो इनकम टैक्स एक्ट कहता है देखो, एक मैं जो सो रहा हूँ, एक वो पार्टनर जो घूम रहा है, एक पार्टनर जिसको कुछ पता ही नहीं है, वो लोग किस बात की सैलरी ले रहे हो भाई? अपना इनकम टैक्स एक्ट सीधे बोला देखो, जो पार्टनर वर्किंग पार्टनर है ना, जो पार्टनर काम कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ उसी की सैलरी हम अलाउड करेंगे। ओनली वर्किंग पार्टनर की सैलरी ही अलाउड है, कोई भी रेमुनरेशन ओनली वर्किंग पार्टनर को ही अलाउड है। इवन हम कहें सैलरी वर्ड जो आता है ना वो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ वर्किंग पार्टनर को अलाउड होना चाहिए, किसी अदर पार्टनर को जो कि वर्किंग पार्टनर नहीं है सैलरी अलाउड नहीं होती है साहब। सैलरी अलाउड किसी अदर पार्टनर को नहीं होती है। क्लियर? यस सर क्लियर। उसके बाद नो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। देखो देखिए ऐसा हो सकता है कि जब हम यहाँ पे आए, हमने जब इस ईयर में आए, हमने अपनी अगस्त में देखा कि भाई मेरा प्रॉफिट भाग रहा है, ठीक, अगस्त में मैंने देखा, मैंने अप्रैल से बिजनेस स्टार्ट किया, अप्रैल किया, मई किया, जून किया, जुलाई किया, अगस्त किया। अब मेरे को अगस्त में लग रहा है कि साहब प्रॉफिट भाग रहा है, ठीक, तो हमने क्या किया, अगस्त में लग रहा है प्रॉफिट भाग रहा है, सितंबर में हमने की, सितंबर के मंथ में हमने क्या किया, अपनी की पार्टनरशिप डीड अमेंड, पार्टनरशिप डीड में हमने सितंबर के महीने में जाके लिख दिया कि हर एक पार्टनर 2,50,000 पर मंथ का रेमुनरेशन लेगा विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आता है और कहता है इधर आओ जरा, ये नहीं चलेगा। जिस दिन डीड बन रही है ना, रेट्रोस्पेक्टिव आपको अलाउ नहीं करा सकते। मतलब अगर आपने सितंबर में डीड बनाई, डीड को अमेंड किया, डीड में सितंबर में डाला कि भाई सैलरी मिलेगी, तो सितंबर और उसके आगे के महीनों में लो, रेट्रोस्पेक्टिव को इसका इफेक्ट हम अलाउ नहीं करेंगे। सीधी बात देखो, कहीं ना कहीं हर जगह टैक्स इवेजन को उन्होंने रोकने की पूरी कोशिश की। बहुत अच्छा रूल है यार ये कि रेट्रोस्पेक्टिव कोई भी चीज, नो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, देखिए नो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, हम रेट्रोस्पेक्टिव आपको अलाउ नहीं करते हैं कि आप बैक डेट में जाके कुछ भी अमेंड कर लो।
अब क्या हुआ, पार्टनर्स ने बोला ठीक है सर, ठीक है, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं अलाउ करते हो, ठीक है, आपकी सारी बात मान ली हमने। हम यहां पे आए, पार्टनर कहे छोड़ो यार 2.5 लाख नहीं, 25 लाख रुपए का रेमुनरेशन, जाइए सर आप क्या कर लेंगे। तो भैया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सही बताएं, फिर से हंसता है और कहता है तुमने मुझे क्या इतना बेवकूफ समझ रखा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहा कि ये जो रेमुनरेशन आप पी एंड एल अकाउंट में चार्ज कर रहे हो ना, ये वाला जो रेमुनरेशन है, देखिए अभी इतने ही ब्लॉक में हम लोग घूम रहे हैं, तो ये जो रेमुनरेशन आप पी एंड एल अकाउंट में चार्ज कर रहे हो, ये हम बताएंगे कितना होना चाहिए। वो बोलता है यार, अब एसएससी भी थोड़ा परेशान होगा, कहेगा बिजनेस मेरा, मेहनत मेरी, अमाउंट आप, मेरी सैलरी आप क्यों बताओगे। तो कह रहे हैं यार देखो हम सैलरी नहीं बता रहे हैं, सीबीडीटी आएगी, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, मैं यहाँ पे उसको बार बार कहूंगा क्योंकि इनकम टैक्स का पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, और जो जीएसटी होती है, जीएसटी का पैसा स्टेट और सेंटर आपस में बांट लेते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी कि देखो हम तुमको लिमिट बता रहे हैं कि मैक्सिमम मैक्सिमम कितना रेमुनरेशन पार्टनर ले सकते हैं पार्टनरशिप फर्म से, लिमिट बताते हैं मैक्सिमम अमाउंट की, मैक्सिमम अमाउंट की। अज्यूम करिए उन्होंने अगर बोल दिया ना, अज्यूम मैं बोल रहा हूं, अज्यूम 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 एग्जांपल के लिए, अगर इन्होंने बोल दिया कि 24 लाख रुपए मैक्सिमम आप ले सकते हो, तो भैया 25 लाख का रेमुनरेशन अलाउड नहीं होगा, तो फिर 24 लाख का ही आप रेमुनरेशन ले सकते हो। लेकिन अब कुछ एसएससी आए कहे सर हम 20 लाख का रेमुनरेशन लेना चाहते हैं, तो हम क्या करें, तो गवर्नमेंट कहेगी भाई लो ना, ये तो मैक्सिमम अमाउंट है, इससे कम का जितना रेमुनरेशन आप लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। अब फिर एसएससीज बोलेंगे, मतलब एसएससी बोले तो फर्म, फर्म के पार्टनर्स बोलेंगे यार ये 24 लाख रुपए के आपने मन से आपने ऐसे ही निकाल दिया, आपकी मनमानी नहीं चलेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, आप बताओ ये पैसा आपने निकाला कैसे। तो सीबीडीटी फिर से अगेन यहाँ पे देखो हंस रही है, सीबीडीटी या सेंट्रल गवर्नमेंट हंसती है, कहती है आओ इधर आओ हम बताते हैं कि ये रेमुनरेशन की लिमिट कहां से फिक्स होगी। उसने कहा रेमुनरेशन की लिमिट फिक्स होगी बुक प्रॉफिट से। रेमुनरेशन की लिमिट किससे फिक्स होगी, बुक प्रॉफिट से। किससे फिक्स होगी, बुक प्रॉफिट से। मेरे साथ मत लिखना, देखो यहाँ पे पीडीएफ नेक्स्ट है, ये इसको मैं बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ, आप पूरा यहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा। क्लियर क्लियर। रेमुनरेशन की लिमिट फिक्स होगी सर बुक प्रॉफिट से। अब आपने पूछा कि भैया बुक प्रॉफिट क्या होता है, हमको ये भी बता दो, इतनी चीजें बता रहे हो तो ये भी बता दो बुक प्रॉफिट क्या होता है। तो उसने कहा देखो लिमिट तो होगी एज पर बुक प्रॉफिट, और बुक प्रॉफिट आपका जो होगा, जो बुक प्रॉफिट होगा वो होगा प्रॉफिट बिफोर रेमुनरेशन, मतलब सारे के सारे खर्चे आप निकाल लीजिए, अब जो प्रॉफिट बचा ना रेमुनरेशन के जस्ट पहले वाला, उसको हम लेंगे एज अ बुक प्रॉफिट। और अब हम बताएंगे कि बुक प्रॉफिट आपका, मान लो बुक प्रॉफिट आपका आ गया रुपीज एक्स, तो अब आप कितना रेमुनरेशन ले सकते हो। उसने बोला चलो, फर्म बोलती है चलिए भैया बता दीजिए कितना ले सकते हैं। तब वो आया और बताया देखो आपका बुक प्रॉफिट कितना भी हो, मान लीजिए आपका बुक प्रॉफिट यहाँ पे कोई अमाउंट आता है, उसमें पहले 3 लाख रुपए तक, मान लीजिए आपका 50 लाख का बुक प्रॉफिट आया, तो पहले 3 लाख रुपए तक के लिए उन्होंने एक लिमिट बताई कि भाई अगर आपका फर्स्ट 3 लाख रुपीज तक है तो 1.5 लाख रुपए, 1,50,000 रुपीज, और 90% ऑफ बुक प्रॉफिट विच एवर इज हायर का आप रेमुनरेशन ले सकते हैं। मतलब 90% ऑफ बुक प्रॉफिट बोले तो 3 लाख का 90% बताओ कितना हुआ यहाँ पे, 2,70,000 रुपए ना। इस 3 लाख का बताइए 2,70,000 रुपए तक का रेमुनरेशन ले सकते हैं। और सर अगर उससे ज्यादा होती है बैलेंस, बैलेंस के लिए आप 60% ऑफ बुक प्रॉफिट ले सकते हैं। सर थोड़ा सा और डिटेल आप इसको समझाइए ना। आई एम अवेलेबल हियर। देखो जैसे कि अगर मान लीजिए किसी का बुक प्रॉफिट 5 लाख रुपए, तो हमने पहले बोला कि भैया बुक प्रॉफिट अगर आपका 5 लाख रुपए है, तो आपको लिमिट बोली कि या तो 1.5 लाख रुपए लीजिए फॉर फर्स्ट 3 लाख रुपीज, फर्स्ट 3 लाख रुपीज, कैलकुलेटर पास रखना, या तो 1.5 लाख रुपए लीजिए, और या तो फिर आप 30% ऑफ 3 लाख रुपए लीजिए, विच एवर इज हायर। तो दैट इज सर यहाँ पे कितना आ रहा है, 2,70,000 रुपीज आ रहा है। कितना आ रहा है सर, 2,70,000 रुपीज आ रहा है। तो सर यहाँ पे जो हम रेमुनरेशन लेंगे ना सर, वो 2,70,000 रुपीज का लेंगे। 1 सेकेंड में फोन को जरा, हाँ देखो, तो सर अगर मेरा प्रॉफिट 5 लाख रुपीज हुआ, तो मैंने क्या बोला फर्स्ट 3 लाख रुपीज के लिए, पहले 3 लाख रुपए के लिए 1.5 लाख रुपए, और 30% ऑफ 3 लाख, 30% ऑफ 3 लाख दैट इज आपका कितना आता है, 30% ऑफ 3 लाख 2 लाख, आपका 30% कितना आता है 2,70,000 विच एवर इज हायर। तो सर 2,70,000 रुपए का हमें प्रॉफिट मिल जाएगा यहाँ पे, 2,70,000 का रेमुनरेशन क्लेम करने का मौका मिल जाएगा। एंड हमने कहा बैलेंस जो भी आपका प्रॉफिट का, बुक प्रॉफिट का बचा, बैलेंस कितना बचा साहब,
5 लाख में से पहले 3 लाख को तो यहां बांट लिया, तो बैलेंस बचा सर 2 लाख रुपए। तो सर इस 2 लाख का 60% तक आप रेम्यूनरेशन ले सकते हो, मतलब 2 लाख का 60% होता है 1,20,000 रुपीज। तो 1,20,000 प्लस 2 2 4 7 2 9, आई गेस 4,90,000, यार कहाँ है कैलकुलेटर। हाँ, 2,70,000 प्लस 1,20,000 दैट इज 3,90,000, सॉरी 3,90,000 रुपीज का आप मैक्सिमम रेम्यूनरेशन ले सकते हैं। इतने का आप मैक्सिमम रेम्यूनरेशन ले सकते हैं, किससे? पार्टनरशिप फॉर्म से। लेकिन अब एक मजे की बात समझो सर, अगर कोई पार्टनरशिप फॉर्म वाला आता है, वो कहता है पार्टनरशिप फॉर्म ने अपने पार्टनर्स को अगर रेम्यूनरेशन केवल 2,10,000 का दिया है, तो क्या वो दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है साहब, बिल्कुल दे सकता है, बिकॉज 3,90,000 रुपए ये मैक्सिमम अमाउंट है, इससे कम तो दे ही सकते हैं। एमसीक्यू में भी ऐसी कोई गलती मत कर देना कि आप अगर केस स्टडी के बीच में लिखा हुआ है कि रेम्यूनरेशन पार्टनरशिप फॉर्म को इतनी दी गई, तो कितना रेम्यूनरेशन अलाउड है, आपने कैलकुलेशन कर दिया और इस पे टिक कर दिया, ऐसा मत करना। अगर इससे कम रेम्यूनरेशन दिया है तो इट्स ओके फ्रेंड, इट्स ओके, ठीक है। और सर एक और एग्जांपल लीजिए, मानते हैं कि किसी पार्टनरशिप फॉर्म को सर लॉस लगा है 2 लाख रुपए का, पार्टनरशिप फॉर्म को सर लॉस लगा है 2 लाख रुपए का। अब पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन कितनी दे? बिकॉज हमने क्या बोला कि वर्किंग पार्टनर को तो सैलरी देते हैं, देखो यहाँ पे हमने लिखा है कि वर्क ओनली, देखो ओनली वर्किंग पार्टनर को ही सैलरी अलाउड है। सर वर्किंग पार्टनर को तो सैलरी देते हैं, बेचारा सुबह सुबह आता है, उठता है, पहले तो अर्ली मॉर्निंग उठता है, फिर फ्रेश होता है, फिर आता है हमारे पार्टनरशिप फॉर्म में, दिन भर मेहनत करता है सर, तो उसको कुछ तो सैलरी देनी पड़ेगी ना, भले ही बिजनेस में लॉस क्यों ना होगा। तो सर मैंने आपको फिर वही बात कही, जहां पे हमारा सीबीडीटी बड़ा अच्छा है, सीबीडीटी ने पहले ही बोला, भाई हम बोले हैं ना कि फर्स्ट 3 लाख रुपीज के लिए आप सीधी बात देखो कि कि 1,50,000 रुपीज और 30% ऑफ बुक प्रॉफिट विच एवर इज हायर। तो सर यहाँ तो बुक प्रॉफिट कुछ है ही नहीं, 3 लाख रुपए दो तो है ही नहीं, लॉस है उल्टा 2 लाख रुपए का। लॉस होने पे भी 1,50,000 रुपए का रेम्यूनरेशन दे सकते हैं, लॉस होने पे भी 1,50,000 रुपए का रेम्यूनरेशन दे सकते हैं। भाई उसका भी अपना घर है, उसके भी बीवी बच्चे हैं, उसको भी अपने बच्चों की ट्यूशन फीस भरनी है, ठीक है। तो लॉस है फिर भी 1,50,000 का रेम्यूनरेशन दे सकते हैं, कैपिटल में से निकलता है ये सब, ठीक ठीक है सर। इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ सर समझ में आई है, अच्छा कंसेप्ट है ये, ठीक है। और मैंने टाइम बचाने के लिए पहले से सब कुछ नोट डाउन कर दिया था, आप भी कर लो अपना, ठीक है। हाँ तो सर अभी तक आपने क्या देखा, अब देखो, अब फर्म, अगेन आओ आओ, फर्म हैड पेड 7.5 लाख रुपए, 7.5 लाख रुपए एज रेम्यूनरेशन टू इट्स पार्टनर फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23, ओके सर, इन अकॉर्डेंस विद द पार्टनरशिप डीड, सब कुछ पार्टनरशिप डीड के अनुसार ही हुआ है। एंड इट्स बुक प्रॉफिट ऑफ 10 लाख, व्हाट इज द रेम्यूनरेशन अलाउबल? बुक प्रॉफिट 10 लाख रुपीज है, तो सर अगेन उसी तरीके से हम चलते हैं, 10 लाख रुपए बुक प्रॉफिट है, 10 लाख रुपए बुक प्रॉफिट है। फर्स्ट 3 लाख पे सर कितना बताओ? फर्स्ट 3 लाख के लिए कितना होता है? अरे अभी पढ़ाया, अभी जस्ट आपने देखी वो क्लिप्स। फर्स्ट 3 लाख के ऊपर सर 1,50,000 रुपए और 90%, 1,50,000 और 90% दैट इज 2,70,000 रुपीज, विच एवर इज हायर। और सर नेक्स्ट रिमेनिंग जो पैसा बचा, तो 7 लाख रुपए बचा, नेक्स्ट 7 लाख रुपए का 60%, नेक्स्ट 7 लाख रुपए का 60%, तो सर कितना आ रहा है? 7 लाख का 60% सर आता है आपका 4,20,000 रुपए। और सर ये आता है 2,70,000 रुपए, 2,70,000 प्लस 4,20, टोटल बताओ कितना हो रहा है? 2,70,000 प्लस 4,20, 2,70,000 प्लस 4,00,000, 6,90,000 का ही आप रेम्यूनरेशन दे सकते थे, 6,90,000 का ही आप रेम्यूनरेशन दे सकते थे, इससे ऊपर रेम्यूनरेशन आप नहीं दे सकते थे फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24, दैट इज प्रीवियस ईयर 22-23। तो आपसे सीधे पूछा कि व्हाट इज द रेम्यूनरेशन अलाउबल एज डिडक्शन, 6,90,000 का ही रेम्यूनरेशन अलाउबल एज रिडक्शन होगा, जबकि आपने 7.5 लाख रुपए का रेम्यूनरेशन दे दिया है। हो सकता है आपने लास्ट टाइम में टैक्स प्लानिंग के हिसाब से सोचा होगा ज्यादा पेमेंट कर दो, बट ये मैंने बोला ना, आपको गवर्नमेंट क्या कह रही है, कितना खर्चा रिजनेबली हो सकता है वो भी गवर्नमेंट ही बता रही है। आइए बॉस सॉल्यूशन की प्रेजेंटेशन देखते हैं, इतना इजी क्वेश्चन है, ये एमसीक्यू में भी आ सकता है, किस सिनेरियो में भी आ सकता है, देखते ही कैलकुलेटर पे दोस्तों, बेटा कैलकुलेटर पे सॉल्व कर देना, मेरे साथ कुछ मत लिखो, बाद में आपको अनलिमिटेड व्यूज मिले हैं, पॉज करके देख लिख लेना, बैक होके चीजें लिख लेना, लेकिन ये सब जितने भी है ना, ये सारे पूरे के पूरे चार्ट आप जरूर बनाओगे,
ये सारे चार्ट बनाओगे, इसका फायदा आप ही को मिलेगा। जब 1 डे बिफोर रिवीजन करने बैठोगे ना, या लास्ट टाइम में जब रिवीजन करोगे, आप ऐसे ऐसे पेजेस पलटोगे ना, ये चार्ट देख के तुरंत 15-20 सेकंड के अंदर आपको पूरा कंसेप्ट रिकॉल हो जाएगा, पूरा कंसेप्ट याद हो जाएगा, आपको चीजें बार बार पढ़नी नहीं पड़ेंगी। देख लीजिए सर, इसमें सॉल्यूशन कितना है, देख लो कितना इजी सॉल्यूशन है। प्रेजेंटेशन सीखते हैं। The allowable remuneration calculated as per the limit specified in section 40B4 5 would be for first 3 लाख of book profit, पहले 3 लाख के बुक प्रॉफिट के लिए क्या होता है 2,70,000 रुपए, और बैलेंस 7 लाख के बुक प्रॉफिट के लिए 60% ऑफ बैलेंस प्रॉफिट दैट इज 4,20,000 6,90,000 ही अलाउड होगा। तो द एक्सेस अमाउंट 7.5 लाख में 6,90,000 अलाउड हो रहा है, मतलब एक्सेस कितना है 60,000 विच वुड बी disallowed as per section 60 as per section 40 subsection B clause 4 clause 5 clause 5 60 section 40B 5 ओके ओके सर, क्लियर है? हाँ सर, क्रिस्टल क्लियर है। आइए सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 13 देखते हैं सर। इस क्लास में इलस्ट्रेशन नंबर 13 भी देखेंगे। राव एंड जैन, a partnership firm consisting 2 partners reports a net profit of 7 लाख before deduction of the following। इन चीजों के डिडक्शन के पहले उन्होंने नेट प्रॉफिट बताया 7 लाख रुपए। क्या क्या डिडक्शन नहीं लिए हैं? तो सर देखो, पहला डिडक्शन इन्होंने नहीं लिया है सैलरी ऑफ 20,000 ईच पर मंथ पेबल फॉर 2 वर्किंग पार्टनर्स फॉर द फर्म एज ऑथराइज्ड बाय द डीड ऑफ पार्टनरशिप। देखो, पार्टनरशिप डीड में सैलरी लेना ऑथराइज्ड है, ठीक है, तब सैलरी चलेगा सर। 2,000 रुपए 2,000 रुपीज ईच पार्टनर लेते हैं, मतलब 20,000 सॉरी 20,000 ईच पार्टनर, 2 पार्टनर है इंटू 2, लेकिन कब तक ले रहे हैं सर पर मंथ, तो 12 महीनों के लिए कितना, तो सर टोटल खर्चा आ गया आपका रेम्युनरेशन का इंटू 2 इंटू 12 दैट इज 4,80,000 रुपीज हुई दोनों पार्टनर का मिला के। रेम्युनरेशन आपने बिना लिए, रेम्युनरेशन बिफोर रेम्युनरेशन आपका इनकम, आपका प्रॉफिट कितना आया, नेट प्रॉफिट 7 लाख रुपए। ओके सर। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी अंडर सेक्शन 32 कंप्यूटेड 1.5 लाख रुपए। आपने डेप्रिसिएशन अभी कैलकुलेट नहीं किया, तो डेप्रिसिएशन कितना है 1.5 लाख रुपए। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के पहले का प्रॉफिट आपका है 7 लाख रुपए। उसके बाद सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 15% पर एनम, 15% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये हो एज पर पार्टनरशिप डीड। बट मैंने बोला ना कि पार्टनरशिप डीड में कुछ लिखे हो, क्या मतलब, पहले देखो एक्ट ताकत देता है क्या, एक्ट ने लिखा है कि इंटरेस्ट 12% से ज्यादा नहीं दे सकते। पार्टनरशिप एक्ट में लिख दिया गया कि इंटरेस्ट 12% से ज्यादा नहीं दे सकते, तो आपने जो 15% दिया गलत है, हम 12% तक ही अलाउ करेंगे, उससे ऊपर का अमाउंट डिसअलाउ कर देंगे। ठीक है सर। द अमाउंट ऑफ कैपिटल एलिजिबल फॉर इंटरेस्ट इज 5 लाख रुपए। तो सर 5 लाख रुपए पे कितने का इंटरेस्ट हम अलाउ कर रहे हैं, 5 लाख रुपए पे हम 12% का इंटरेस्ट अलाउ कर रहे हैं, 12 50 60,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाएगा, इंटरेस्ट। ठीक है, अभी तक कुछ भी हम क्वेश्चन नहीं किए, देख लो कोई कंसेप्ट नहीं लगा है, कुछ नहीं किया, केवल गिवन इंफॉर्मेशन को पढ़े हैं। आप खुद सोचो, 1 मिनट बेटा खुद सोचो, क्या मैंने अभी तक कुछ सॉल्व किया है क्या? कुछ नहीं किया, देख लो ना, एक एक चीज केवल गिवन इंफॉर्मेशन को हम लिखे हैं, क्या दिया है पहले वो तो समझा जाए, फिर देखते हैं कि पूछ क्या रहा है बंदा। अच्छा, अब पूछ भी रहा है, कंप्यूट बुक प्रॉफिट ऑफ द फर्म अंडर सेक्शन 40B ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1960। सर बुक प्रॉफिट क्या होता है? अरे सर अभी तो आपने बताया था कि बुक प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट बिफोर रेम्युनरेशन। देखो, बुक प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट बिफोर रेम्युनरेशन, तो रेम्युनरेशन के पहले के सारे प्रॉफिट को बुक प्रॉफिट कहते हैं। रेम्युनरेशन का खर्चा बस अलाउड नहीं हुआ है, तो उसके बाद सारे खर्चे वर्चे काटने के बाद जो प्रॉफिट आ रहा है उसको बुक प्रॉफिट कहते हैं। आपके क्वेश्चन में 7 लाख रुपए का प्रॉफिट दिया है, आपके क्वेश्चन में 7 लाख रुपए का प्रॉफिट दिया है, लेकिन ये प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन दिया है, बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, और बिफोर सैलरी दैट इज रेम्युनरेशन दिया है, बिकॉज रेम्युनरेशन का मतलब होता है सैलरी, बोनस और कमीशन। तो इन तीनों के बिफोर दिया है। अगर हमको बुक प्रॉफिट जानना है तो हमको प्रॉफिट बिफोर रेम्युनरेशन चाहिए। तो सर सैलरी को छोड़ के इन दोनों को अगर हम माइनस कर दें तो हम बुक प्रॉफिट पे नहीं पहुंच जाएंगे। मतलब 7 लाख में से डेप्रिसिएशन का अमाउंट 1,50,000 रुपए और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% के हिसाब से 60,000 रुपए, 15% भले ही दिया है लेकिन 12% के हिसाब से 60,000 रुपए अगर हम माइनस कर देते हैं तो जो चीज आ रही है दिस इज क्या होगा, ये आपका जो प्रॉफिट आएगा ये बिफोर रेम्युनरेशन आएगा, क्योंकि इसमें सैलरी माइनस नहीं हुई है। सर तो यही तो बुक प्रॉफिट है, सॉल्व हो तो गया, यही तो बुक प्रॉफिट है। देखो
7 लाख माइनस 1,50,000 माइनस 60,000 दैट इज 4,90,000 सर। यही तो बुक प्रॉफिट था सर, यही तो बुक प्रॉफिट था भाई। बहुत आसान होती है ये चीजें, ये सब चीजें बहुत आसान है, फ्री के नंबर होते हैं पूरे। ये देखो, आओ आओ आओ, बुक कंप्यूट द बुक प्रॉफिट। देखो बुक प्रॉफिट 4,90,000 रुपीज। भाई साहब ओरल सॉल्यूशन करोगे आप, आपने कितने कैसे सॉल्यूशन किया? देखो कुछ भी नहीं किया है अभी तक। आपने क्या किया था? यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ा, आपने क्वेश्चन पढ़ा ना, बुक प्रॉफिट बोला। देखो आप बुक प्रॉफिट कहाँ कैलकुलेट किए हो सर? बुक प्रॉफिट आपने ऐसे कैलकुलेट कर लिया, 25-30 सेकंड में वहां कैलकुलेट कर लोगे, टेंशन मत लो। आओ सर, लेकिन लिखने में टाइम लगेगा बेटा, लिखने में टाइम लगेगा, लिखना कैसे है वो समझते हैं। As per explanation 3 of section 40B, book profit shall mean the net profit as per the profit and loss account for the relevant previous year, computed in the manner laid down in chapter 4D, as increased by the aggregate amount of the remuneration paid or payable to the partner of the firm. If the same has been already deducted while computing the net profit, it should be added. In the present case, the net profit given in the is before deduction of depreciation, plant and machinery, interest on capital of partners and salary of the working partner. क्या लिखा है कि भैया इस केस में प्रॉफिट जो दिया था ना वो बिफोर डेप्रिसिएशन दिया था, बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया था, बिफोर सैलरी दिया था। देयरफॉर द बुक प्रॉफिट शैल बी, क्या करोगे? नेट प्रॉफिट बिफोर डिडक्शन ऑफ डेप्रिसिएशन, सैलरी एंड इंटरेस्ट। तो डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट को माइनस कर दो। डेप्रिसिएशन 1,50,000 रुपए माइनस हो गया, ये भी क्वेश्चन में गिवन है। इंटरेस्ट 12% पर एनम, क्योंकि मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट यही है। 5 लाख भी दिया था, 5 लाख इंटू 12% भी कर लोगे आप, 60,000 रुपया माइनस कर दो, 4,90,000 बुक प्रॉफिट आ गया बेटा। इतना इजी क्वेश्चन, और इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। इतना इजी क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। एक बार क्लास कर ले, दोबारा पढ़ने की नीड नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ेगी भाई, नहीं पड़ेगी। सेकंड पार्ट पूछता है अलाउबल वर्किंग पार्टनर सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24 एज पर सेक्शन 40B। सेक्शन 40B के अकॉर्डिंग देखो, सेक्शन 40B के अकॉर्डिंग, 40B के अकॉर्डिंग अलाउबल वर्किंग पार्टनर की सैलरी कितनी अलाउ होगी? सेक्शन 40B के अकॉर्डिंग वर्किंग पार्टनर की सैलरी कितनी अलाउ होगी? तो सर एक बात बताइए, 4,90,000 मेरा बुक प्रॉफिट आ रहा है, हमने अभी पढ़ा 4,90,000 बुक प्रॉफिट आ रहा है, बोल दो हाँ सर। तो फर्स्ट 3 लाख के लिए 90% और 1.5 लाख विच एवर इज हायर। तो सर 90% और 1.5 लाख विच एवर इज हायर, तो सर 3 लाख का 90% होता है 2,70,000, प्लस 1,90,000 बचा, 1,90,000 का 60% कितना होता है? 1,90,000 का 0.60 दैट इज 114,000 प्लस 2,70,000, अगर करते हैं प्लस 2,70,000 दैट इज 3,84,000 रुपीज। सर 3,84,000 ही रेम्युनरेशन मैक्सिमम अलाउड है। मैक्सिमम रेम्युनरेशन इतनी ही अलाउड हो सकती है। देखो कैसे निकालें, अरे मेरे बच्चे इसी पे आओ ना। बुक प्रॉफिट कितना है आपका? कितना अभी निकाला मैंने? शायद 6,90,000 निकाला ना, एक सेकंड अभी तुरंत निकाला मैंने, 4,90,000। बुक प्रॉफिट कितना है? 4,90,000 है। हाँ सर, तो 4,90,000 में पहले 3 लाख के लिए 1.5 लाख और 90% ऑफ बुक प्रॉफिट, 90% होता है 2,70,000। अब जो बचा उसका 60% ऑफ बुक प्रॉफिट कितना बचा था? 4,90,000 माइनस 3 लाख दैट इज 1,90,000 का 60%, 1,14,000 रुपया। तो सर 1,14,000 प्लस 2,70,000 इन लोग दोनों को जोड़िए तो 3,84,000 रुपया आ रहा है। केवल और केवल इतना ही रेम्युनरेशन अलाउड होगा। बताओ इससे ज्यादा इजी क्या क्वेश्चन आपको दिया जाएगा? देख लीजिए सर, 3,84,000 रुपए। सर सेम टू सेम इन्होंने क्या किया है, इन्होंने लिखा है सैलरी एक्चुअली पेड टू द वर्किंग पार्टनर 4,80,000 आप एक्चुअल में पे किए हो। उसके बाद इस रूल को यहाँ लिख दिया और इसी रूल पे अप्लाई किया कि भैया पहले 3 लाख पे 270 मैक्सिमम अमाउंट, रिमेनिंग पे 60% के हिसाब से 3,84,000 रुपीज तक की सैलरी अलाउड होती है। Hence, allowable working partner salary for the assessment year 23-24 as per the provision of section 40B5 is rupees 3,84,000 only. is rupees 3,84,000 only. अब बताओ इसमें क्या नहीं समझ में आया? क्या ये बहुत आसान नहीं था? क्या ये बहुत ज्यादा इजी नहीं था? हाँ सर बहुत ज्यादा इजी था। चलो आज यही पे रोके, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन कल की क्लास में करेंगे। आई होप आपको आज की चीजें सारी समझ में आई होंगी। कुछ क्लिपिंग भी मैंने ऐड कर दी रेगुलर बैच से, जिससे आपको पूरा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। चलो ठीक है सर, ओके नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय। टाइम कम तो है लेकिन अभी भी एग्जाम क्लियर करने के लिए सफिशिएंट है।